दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों आज हम बिहार दरोगा के परीक्षा तिथि 22/7/2018 के 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को लिखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक है। सुनहरा क्या हो जाएगा? जीरो पैथेलेमिया। क्या हो जाएगा? जीरो पैथेलेमिया। इसका ऑप्शन है क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से। याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उन पदार्थों के उत्पादन को कम करना है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि क्या हो जाएगा? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। इस संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 16 सितंबर को किया गया था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में हुआ था। ठीक है ना। 1 जनवरी 2089 से कब? 1 जनवरी कब से? तो 1989 से। 1989 से क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। यह प्रभावी हुआ था। तो याद रखिएगा हस्ताक्षर कब किया गया था? हस्ताक्षर कब किया गया था? तो हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को किया गया था। और ये प्रभावी कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1989 से। ठीक है ना। अब प्रत्येक 16 सितंबर को क्या माना जाता है? 16 सितंबर को ओजोन क्षरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का रहा है कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है। टाइफाइड यानी मियादी बुखार किससे फैलता है? तो याद रखिएगा टाइफाइड यानी मियादी का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, पानी पीने के पदार्थ से फैलता है। किससे? पीने के पदार्थ से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 4 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछली कौन सी है। तो स्वच्छ जल की मछली कौन कौन सी हो जाएगी? तो पहला हो जाएगा आपका रेहू और दूसरा हो जाएगा कतला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ए और बी दोनों। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 5 नंबर की वानिकी अनुसंधान संस्था स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो वानिकी अनुसंधान संस्था याद रखिएगा ये है आपका देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। याद रखिएगा वानिकी अनुसंधान संस्था उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ? तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद का ये क्या है? संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में क्या हुई थी? तो थी वानिकी अनुसंधान संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। 1911 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अन्नपूर्णा कहाँ है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो सबसे पहले बात करते हैं अन्नपूर्णा की। अन्नपूर्णा क्या है? गिरिखंड नेपाल में है। कहाँ है? गिरिखंड। गिरिखंड कितना है? कहाँ है? नेपाल में। गिरिखंड कहाँ है? नेपाल में। ठीक है ना। उसके बाद आपका कामेट। कामेट कहाँ है? तो कामेट चमोली उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? चमोली। चमोली उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 के जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है क्या? सी। वही बात करें कमालू की। तो कमालू कहाँ है? मकालू कहाँ है? तो मकालू के लिए याद रखिएगा ये भी नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल तिब्बत सीमा पर है। नेपाल तिब्बत सीमा पर है। कहाँ है? नेपाल तिब्बत सीमा पर कौन है? तो मकालू है। अब मामचा बरवा कहाँ है? मामचा बरवा को याद रखिएगा। मामचा बरवा या नामचा बरवा, इसका क्या नाम होता है? नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ है? नामचा बरवा तो याद रखिएगा ये भी दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में है। कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में है। दक्षिणी पूर्वी ये भी आपका तिब्बत में ही है। तो इसको भी ध्यान रखिए। तो इसका उत्तर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 7 नंबर। अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह कौन सा था? तो जापान के योकोहामा शहर में कब? 1994 में। कब? तो 1984 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वो क्या था? तो वो था आपका प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए। किसके लिए किया गया था? तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए। याद रखिएगा वर्ष आपसे 8 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर की भारत वर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो नूनमती भारत वर्ष का यानी कि भारत का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो नूनमती तेल शोधक कारखाना आपका वो कहाँ है? तो वो है असम में। कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना भारत के असम के गुवाहाटी में है। कहाँ? तो असम के गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। कहाँ? तो गुवाहाटी में। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी यानी कि आईओसी, इंडियन ऑयल कंपनी क्या? आईओसी इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था?
गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो याद रखिएगा, ये जो लिखा था अकबर के कहने पर। किसके कहने पर? तो अकबर के कहने पर हुमायूंनामा को लिखा गया था, ठीक है ना। हुमायूंनामा मुगल साम्राज्य के क्या था? द्वितीय शासक नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के जीवन पर लिखी गई क्या है? पुस्तक है। तो हुमायूंनामा क्या है? हुमायूंनामा हुमायूंनामा क्या है? तो याद रखिएगा, हुमायूंनामा मुगल साम्राज्य के जो द्वितीय शासक नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, उसी के जीवन पर लिखी गई क्या है? पुस्तक है। तो जीवनी इसको कह सकते हैं। क्या है? तो हुमायूं की जीवनी क्या है? हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा है, ठीक है। जो कि उसके पुत्र अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा उसकी प्रेरणा पर हुमायूं के बहन ने गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने लिखे थे? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 9 नंबर 10 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर कि सीरी शहर और सीरी का दुर्ग, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, सीरी के शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण जो करवाया था, वो आपका था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? खिलजी वंश का संस्थापक था। तो खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश किस वंश के? खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक भी था। संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। जिसका कार्यकाल कब से था? 1296 से 1316 के बीच में था। 1296 से 1316 के बीच में इसका शासनकाल था। इसी ने सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाया। साथ ही साथ अलाई दरवाजा, इसने किस और साथ ही साथ किसका निर्माण निर्माण करवाया था? तो अलाई दरवाजा का। किसका? अलाई दरवाजा। अलाई क्या? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा। हजार खंभा वाली महल, हजार हजार खंभा वाली महल, खंभा वाली महल का भी निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं करवाया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 11 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर की अकबर के 1557 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अकबर के 1567 के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था उदय सिंह। कौन था दोस्तों? शासक था उदय सिंह। याद रखिएगा, मुगल शासक अकबर का शासनकाल कब से कब से था? तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से 1605 के बीच में तक था। 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के 1605 के बीच में किसका था? तो अकबर का शासनकाल था। किसका? आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर की शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो याद रखिएगा, सासाराम बिहार में। कहाँ है? सासाराम बिहार में है। कहाँ दोस्तों? सासाराम बिहार में। याद रखिएगा, शेर सूर्या, इसको शेर खान भी कहा जाता था। शेर शाह सूरी को क्या कहा जाता था? तो शेर खान के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? शेर खान के भी नाम से जाना जाता था। वो कौन था? तो सूर्यवंश का संस्थापक था। शेरशाह कौन था? तो सूर्यवंश के संस्थापक भी था। किस वंश के? तो सूर्यवंश का क्या था? तो सूर्यवंश का क्या था? तो सूर्यवंश का संस्थापक भी था। उसका मूल नाम क्या था? तो उसका इसका मूल नाम, शेरशाह का मूल नाम पे कोई पूछे, मूल नाम क्या था? मूल नाम तो फरीद। याद रखिएगा, मूल नाम क्या था? मूल नाम फरीद था। क्या था? फरीद था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कालिंजर के किला के जीतते के समय 1545 में क्या है? तो बारूद 1545 में, 1545 में इसकी तो बारूद की विस्फोट से इसकी मौत हो गई थी। क्या हो गई थी? मौत। किसको की जीतते समय? तो कालिंजर के किला को जीतते समय। किसकी? कालिंजर की किला को कालिंजर की कालिंजर की किला को जीतते समय क्या हो गई थी? इसकी मौत हो गई थी, ठीक है ना। इसका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, जो शेर शाह के मकबरे के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में किसका निर्माण करवा दिया था? अपने मकबरा का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन होता है? कथा सरित सागर के लेखक हो जाएगा आपका सोमदेव। कौन हो जाएगा इसको? सोमदेव। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 14 नंबर। अगला क्वेश्चन का रहा है 14 नंबर की गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो वो थे आपके आर्यभट्ट जी। कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट जी प्राचीन काल के सबसे महान खगोल शास्त्रियों व गणितज्ञ थे, ठीक है ना। उन्हीं ने सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार के बारे में बताया था कि पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी कैसी है। हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने बताया था? तो आर्यभट्ट जी ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट जी ने बताया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों ये पूछ रहा है 15 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर की निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? निम्नलिखित में से कौन जैन के 23वें तीर्थकर थे? तो याद रखिएगा, वो थे आपका पार्श्वनाथ जी। कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी थे। कौन थे? पार्श्वनाथ जी, ठीक है। 23वें तीर्थकर थे। और प्रथम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? प्रथम तीर्थकर पूछा जाता कौन हो जाएगी? तो याद रखिएगा, प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऋषभ देव।
देव जी रहेंगे, ठीक है ना। और 24वें तीर्थकर पूछा जाए, 24वां तीर्थकर, तो याद रखिए कौन हो जाएगा ना, महावीर स्वामी जी। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी जी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पूछ रहा है। 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो 16 का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के समर्थक भी थे, ठीक है ना। 1863 ईस्वी में अपने धर्म प्रचार का 1863 ईस्वी में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में इन्होंने पाखंड पाखंडी नामक पताका भी फहराया था। और 7 अप्रैल 1865 ईस्वी की बम्बई में किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना कब की थी? आर्य समाज की स्थापना 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 किसने की थी? तो वो भी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सरस्वती जी ने कब करी थी? कब की थी? तो याद रखिएगा, कब की थी? तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1875 को, 7 अप्रैल 1875 को कहाँ की थी? कहाँ? तो याद रखिएगा बम्बई में। कहाँ की थी? तो बम्बई में की थी। कहाँ की थी? तो बम्बई में, ठीक है। इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा भाषा का ये प्रचार किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी प्रकाशित किया था। 1874 में का, तो 1874 में इनकी पुस्तक कौन सी आई थी? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा? सत्यार्थ। याद रखिएगा, सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश आई थी, ठीक है। सत्य प्रकाश है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का हो रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जी। कौन की थी? तो सरोजिनी नायडू जी। याद रखिएगा 1925 में। कब? 1925 में। कहाँ हुआ था? तो कानपुर में। कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। कानपुर में क्या हुआ था? तो कांग्रेस का अखिल अखिल कानपुर का क्या था? कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस का क्या होता था? अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को क्या चुना गया था? तो कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर पूछा जाए ऐसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? प्रथम महिला अध्यक्ष, महिला महिला अध्यक्ष तो कौन हो जाएगा? पहले महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा दोस्तों? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अब ऐसे पूछा जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। तो कब बनाई गई थी? तो 1925 में, कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 18 नंबर। क्या कर रहा है? 18 नंबर कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को एक बीभत्स घटना थी जिसमें अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन ही अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जनता द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जनरल डायर ने, किसने? तो जनरल डायर ने गोली चलाने का गया। जनरल डायर ने चारों ओर से गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है ना। इस नरसंहार के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड मिलने पर नाम के साथ ही सर लगाया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 19 नंबर। क्या कर रहा है? 19 नंबर क्या कह रहे हैं कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? 1937 में का 1937 में क्या कर रहा है? 1937 में 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांत बने थे? तो वो बने थे 8 प्रांत बने थे। कितने बने थे? 8 प्रांत। याद रखिएगा 1937 ईस्वी का चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में सरकार बनाई थी, ठीक है ना। इस समय प्रांतों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। इस समय प्रांत के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? इस समय प्रांत के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, ठीक है। अब 8 राज्य कौन कौन से थे? तो मद्रास था। कौन था? मद्रास। मद्रास था। बिहार था। कौन था? मद्रास था, बिहार था, और कौन था? तो उड़ीसा था। मद्रास, बिहार, उड़ीसा। मध्य प्रांत था। कौन था? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत। मध्य प्रांत। संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत था। बम्बई था। बम्बई। असम। बम्बई था, असम था। और कौन था? तो पश्चिमी प्रांत था। कौन था? पश्चिमी प्रांत था। पश्चिमी प्रांत था। कितने होते?
तो मद्रास था, बिहार था, उड़ीसा था, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत था, ठीक है, बम्बई था, असम था, और आठवां कौन था? तो पश्चिमी प्रांत था। तो यहीं पर दोस्तों 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने कुल इन्हीं 8 राज्यों में क्या कहते थे सरकार बनाई थी, और इन्हीं प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर की, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन ने सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया था, ठीक है ना। बंगाल विभाजन की घोषणा का तत्काल बाद अक्टूबर 1906 में, कब? अक्टूबर अक्टूबर 1906 में, अक्टूबर 1906 में क्या हुआ था? तो आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है, मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला, और मिंटो ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि एक संप्रदाय के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। इन्हीं गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 सितंबर, कब? 30 दिसंबर, कब दोस्तों? तो 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को, कहा 30 दिसंबर 1906 के बांग्लादेश के ढाका में, कहा? बांग्लादेश के ढाका में इसकी तो भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक संगठन की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा 21 नंबर कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे जी, एम जी रनाडे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और कहाँ किस वर्ष हुई थी? तो गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम में, जो अहमदाबाद में है, से ऐतिहासिक दांडी यानी कि नसौली जिला गुजरात में मार्च प्रारंभ किया था, ठीक है ना। 5 अप्रैल 1930 को 241 मील लंबी पद यात्रा के बाद गांधी जी दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी को अवैध रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ कब किया गया था? तो 12 मार्च 1920 को। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, और 6 अप्रैल, और याद रखिएगा 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। तो इसको भी ध्यान में रखिए। 23 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहता था, कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किसका है? तो बिहार का। तो बिहार का। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक बिहार का। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका सदस्य देशों के द्वारा। किसके? सदस्य देशों के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर कह रहा है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो वो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगला है 26 नंबर की, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाए यदि सीआरआर बढ़ा दी जाए। क्या? सीआरआर बढ़ा दी जाए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी, बी। अगला है सरकार है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो जो महारत्न नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका कौन? बीएसएनएल। क्या है? बीएसएनएल। याद रखिएगा, महारत्न कंपनी होने के लिए आवश्यक दशाएं क्या है? तो पहला है नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार लगभग 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है ना। नवंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? 12 है। कितना है? 12। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जिनसे कौन नहीं है महारत्न कंपनी? तो बीएसएनएल नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कर रहा है 28 नंबर, सॉरी क्या है? 28 नंबर के निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी हो जाएगी, प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया जाए। प्रत्येक प्रचाल को क्या दिया जाए? समान भार दिया जाए। अगला अगला प्रश्न है 29 नंबर की, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। कौन से? तो पीसी महालनोबिस यानी कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा प्रोफेसर। 30 नंबर। 30 नंबर आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से उस काम के पहचान करना है जो रिजर्व बैंक का काम नहीं है।
क्या कह रहा है कि विदेशी नियमन भंडारण का संरक्षण करना बिल्कुल है। करेंसी जारी करना ये भी है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये आरबीआई का काम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आरबीआई का काम नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। नगद आरक्षण का संरक्षण ये भी आरबीआई का काम है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी 30 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 31 नंबर के, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है, तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है, तो पीली क्रांति। क्या हो जाएगा, पीली क्रांति। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो याद रखिएगा केरल में। किसमें, केरल में। याद रखिएगा 2015-16 के आंकड़ा के अनुसार कितना है, तो मात्र 6 है। कितना है, मात्र 6 है, ठीक है, इसको ध्यान में। अगला क्वेश्चन पूछा है आपका 33 नंबर की, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका जिनेवा में। कहाँ है, तो जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी, डब्ल्यूटीओ की स्थापना की बात करते हैं, किसकी स्थापना की, स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। कहाँ है मुख्यालय इसका, जिनेवा में। याद रखिएगा। क्वेश्चन करा 34 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या करा, 34 नंबर। नीचे दिए गए चित्र से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। नीचे दिए गए चित्र में से आपको क्या कहना है, त्रिभुज की संख्या, ठीक है। कितना है, त्रिभुज की संख्या 28 है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 35 नंबर की, भारतीय संविधान के में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। तो जो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 4 क, भाग 4 ए में। किसमें किया, तो भाग 4 में। याद रखिएगा भारत के संविधान में प्रारंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे 1976 में कांग्रेस सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। एक नया भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 36 नंबर की, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार, यह उक्त कथन किस विचारक का है। तो जो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हेगेल का। किसका हो जाएगा, हेगेल का। अगला क्वेश्चन कर रहा है 37 नंबर की, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था, तो वो किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 22 जनवरी, जो कि कब से, तो 22 जनवरी 1947 से स्वीकृत किया, 22 जनवरी 1947 को किया गया था, तो स्वीकार किया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 38 नंबर, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी, घोषित किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 1929 में। इसको भी 1929 में। 39 नंबर कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। याद रखिए भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रथम बैठक की आयोजन किया गया था, ठीक है ना। सभा के वरिष्ठतम सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हीं को सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को, कब, 11 दिसंबर 1946 को किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 40 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर के, किस भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई थी, तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1909। क्या हो जाएगा, 1909। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन 41 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकृत संपत्ति। क्या हो जाएगा, अधिकृत संपत्ति। वंशानुक्रम है, जन्म है या देशीकरण भी है, लेकिन अधिकृत संपत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन 42 नंबर का रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। किसके तहत? आर्टिकल 93 के तहत। किसके? आर्टिकल 93 के तहत। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के कितना है? तो भाग 6 कितने? भारतीय संविधान के किसमें? तो भाग 6 में आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल 168 से 212 के बीच में विधानमंडल के बारे में क्या है दोस्तों? विधानमंडल के बारे में बताया गया। ठीक है ना। जिन राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदन होंगे तो वहां का एक का नाम क्या होगा? विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद, और दूसरा का क्या नाम होगा? विधानसभा। ठीक है। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी उसका क्या नाम होगा? पहले का नाम होगा विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा क्या होगा? विधान परिषद, विधान परिषद। विधान क्या होगा? परिषद होगा क्या? ठीक है। विधान परिषद होगा। और ये अब वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। दो द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में। कौन कौन सा है? तो आपका पहला यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है। यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। ठीक है। कौन है? यूपी है, बिहार है, तेलंगाना है। और कौन सा था? महाराष्ट्र है आपका। महाराष्ट्र है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 महाराष्ट्र है। और यूपी, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और एगो आपका आंध्र प्रदेश है। किसी कौन है? तो एगो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। कहाँ है? तो पंजाब में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 44। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का रहा है कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के उपलब्ध है? कौन सा मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान, पहले मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग कितना में है? भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या क्या दिया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या दिया गया? तो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। ठीक है। किसके बारे में बताया गया? तो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, जो भारतीय नागरिकों की रक्षा करता है। ठीक है। इसकी बात करते हैं। कह रहा है अगला कोई कह रहा है क्या कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 23 है। कौन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। 15 में क्या दिया गया है? तो 15 में दिया गया है कि धर्म वंश मूल जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेदन का प्रतिषेध किया गया। यानी क्या? धर्म, जाति जाति या मूल वंश के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया। क्या लगाया गया? भेदभाव पर रोक लगाया गया है। पहला उस 15 का था। 16 क्या कहता है? 16 नंबर क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। यानी कि लोक नियोजन के विषय में क्या है? लोक नियोजन लोक नियोजन के विषय में लोक नियोजन की विषय में अवसर की समानता है। क्या है? अवसर की समानता है। क्या है? समानता है। ठीक है। आर्टिकल 16 कटा। आर्टिकल 17 क्या कहता है? 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कर आर्टिकल 19 में क्या था? बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। आर्टिकल 29 में क्या है? आर्टिकल 29 में तो याद रखिएगा, आर्टिकल 19 में क्या था? अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण। क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 45 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का है कि राज्यसभा में 11 सदस्यों के राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। कितना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत। क्या? 80 के तहत 80 के तहत राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रपति राज्यसभा में किसमें? राज्यसभा में साहित्य किसका? तो विज्ञान साहित्य विज्ञान और कला के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में क्या विशेष अनुभवी 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो ये तो पहला ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां वे राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल गलत है ये भी। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी को सबसे पहले भारत की नागरिकता प्राप्त होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी भी राज्य क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, भले उस राज्य का निवासी हो या न हो। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ये भी गलत है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्या होता है? सदन संसद का स्थायी सदन होता है। ठीक है।
और उसके बाद में आगे ऑप्शन संख्या सी कह रहा है कि राज्यसभा को, सॉरी, ऑप्शन संख्या डी कह रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति दो सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, लोकसभा में राष्ट्रपति दो सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। किसके तहत? तो भारतीय संविधान आर्टिकल कितना, आर्टिकल आर्टिकल 331 के तहत, आर्टिकल 331 के तहत अंग्ल भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 46 नंबर, क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है कि सत्य कथन चुनना है, ठीक है ना। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। 46 नंबर क्या कर रहा है? वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त आयोग क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है। किसके तहत ऐसा गठन किसके तहत किया गया था? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसको संसद द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, ठीक है। नियुक्त नहीं किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा सही उत्तर इसका क्या? 25 सदस्यों की। कितने सदस्यों की? 25 सदस्यों की। याद रखिएगा, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। किसके तहत? तो आर्टिकल 100 के तहत। आर्टिकल 100 के अनुसार जब तक सदन विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक सदन के प्रत्येक सदन का अधिवेशन करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों का कुल संख्या कितना होता है? तो 10%। 10%। और वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250। और 250 का 10% निकालेगा तो कितना आ जाएगा? 250 का 10% निकालेगा तो 25 सदस्य आ जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा, टोपली में परिवर्तन क्या हो जाएगा? इन थेपली में परिवर्तन। 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 49 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 49 नंबर की कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का क्या है? तो हिस्सा है। तो 49 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस की क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस। तो इसको भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर। कह रहा है कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? पीतल की। पीतल में क्या क्या होता है दोस्तों? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल याद रखिएगा कॉपर और जिंक का है। किसका है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु, ठीक है ना। उसके बाद बात है जर्मन सिल्वर का। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? तो इसमें कॉपर होता है आपका, फिर जिंक होता है, और इसमें निकेल भी होता है। क्या होता है? निकेल होता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी जिंक है, ये भी इसमें भी जिंक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में बेल धातु की बात करते हैं। किसकी? बेल धातु के। तो याद रखिए इसमें कॉपर और टीन होता है। क्या होता है? कॉपर और टीन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, वही गन मेटल के। देखिए गन मेटल में क्या पाया जाता है? तो गन मेटल में आपको पाया जाता है कॉपर पाया जाता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है? तो टीन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका जस्ता। क्या पाया जाता है? जस्ता, यानी कि जस्ता पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, बेधातु, ठीक है। बेला धातु, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 51 नंबर की फेफड़ा का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़ा का जो सफेद कैंसर है वो है एस्बेस्टस के कारण होता है। किसके? तो एस्बेस्टस के कारण होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 52 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 52 नंबर। संसद की प्राक्कलन समिति है। तो संसद की प्राक्कलन समिति क्या है? तो संसद की प्राक्कलन समिति क्या है? तो एक अस्थायी क्या है? तो एक अस्थायी समिति है। क्या है? एक अस्थायी समिति। याद रखिएगा प्राक्कलन समिति संसद की अस्थायी समिति में से सबसे बड़ी समिति है। तो संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। इस समिति का गठन क्या सिर्फ कौन कर सकता है? तो लोकसभा में, लोकसभा कर सकता है। इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के केवल 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। तथा राज्यसभा के इसमें से एक भी सदस्य को नहीं लिया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री कौन किया था? तो जॉन मथाई ने किए थे। कौन किए थे? तो जॉन मथाई जी ने करी थी। कौन? जॉन मथाई जी ने करी थी। कौन? जॉन मथाई जी ने कब करी थी? तो 1950 में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 53 नंबर। 53 नंबर क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। किसके संदर्भ में? वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है, ठीक है। 53 नंबर में कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वित्त आयोग क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो ये पहला ही गलत हो गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या ये। याद रखिएगा दोस्तों, वित्त आयोग के संदर्भ में, ठीक है, अनुच्छेद किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 280(3) में बताया गया है। कितना? आर्टिकल 280(3) में बताया गया है। वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संबंधित विषय पर सिफारिश तो कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या कर रहा है? वित्त आयोग, ऑप्शन बी कर रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई। ये भी सही है। ये क्या है?
तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ये क्या है तो गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर। 54 क्या कह रहा है? 54 54 कह रहा है कि यदि यदि ग्रेटर देन का मतलब प्लस है। क्या है ग्रेटर देन का मतलब? क्या है तो प्लस है। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है? प्लस है। और लेस देन का मतलब माइनस है। ठीक है, और भागा का अर्थ क्या है? और प्लस का मतलब, और प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? भागा है। भागा है। तो 13 ग्रेटर देन 8 लेस देन 6 प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए मान रखते हैं 13। ग्रेटर देन को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 8। लेस देन को क्या लिख सकते हैं? माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 6। और प्लस की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं? तो भागा। क्या भागा इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 13 प्लस 8। क्या हो जाएगा? 13 प्लस 8। 2 को जब 6 से भाग दीजिएगा, सॉरी 6 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ का हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इसको जोड़िएगा 13 8 कितना हो जाएगा? 21 -3। -3 कितना हो जाएगा? 18। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या सी 18। 54 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 18। ठीक है, तो इसको भी दे ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या ज्ञात करना है आपको? इसमें से विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए 51 है, 66 है, कितना? 51 है, 66 है, यहाँ पे x है, फिर 102 है, 123 है, क्या क्या है? यहाँ पे 51 है, 66 है, यहाँ पे x दे रखा है, 102 है, 123 और 146 है। देखिए 102 में कितना जोड़ा जाएगा? 102 में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो 66 हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 में कितना जोड़ा जाए कि 1 आ जाए। फिर देखिए इसमें जोड़ा गया है, x में कितना जोड़ा जाए कि 102 हो जाए, और 102 में कितना जोड़ा जाए? कितना 123 हो जाए तो प्लस 21 जोड़ेंगे, और 123 में कितना जोड़ा जाए? तो प्लस 23 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस दो दो का बढ़ोतरी हुई है, इसलिए 15 प्लस 2 करेंगे 17। कितना? 17। तो 66 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? x की जगह 83, और 83 में जब 21 जोड़े, 83 में जब 17 दो प्लस 2 करेंगे 19, तो 83 में जब प्लस 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? x की जगह पे कितना जाएगा? 83। जो ऑप्शन है कितना दे रखा है? सी में दे रखा है, तो ऑप्शन से क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का रहा है कि अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करना है। किस अनुक्रम में कौन सा संख्या ज्ञात करना है? गलत संख्या। ठीक है, कौन सा संख्या ज्ञात करना है? गलत संख्या। पहला क्या है? 15। 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 2 प्लस 1, 7 दूना 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं? 15 गुने 2 लिख सकते हैं, 15 गुने 2 और प्लस 2, 15 दूना 30 और 2 32। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। तो 65 को कैसे लिख सकते हैं? 65 को हो जाएगा 32 गुने 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 दूना कितना हो जाएगा? 64 और 3 कितना हो जाएगा? 32 दूना के 64। ठीक है, 64 और 3 कितना हो जाएगा? 67, 67। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है? 65 है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन में क्या है? 65। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्या क्या देख लीजिए आप यहाँ पे 138 को जब आप कीजिएगा तो 67 गुने 2 प्लस 4 कीजिएगा तो 67 दूना कितना हो जाएगा आपका? 67 दूना आपका हो जाएगा 67 दूना 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, 134। 134 में जब 4 जोड़िएगा तो 138 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन कौन नहीं फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे 65 की जगह 67 होना चाहिए, तो इसलिए सही तरीके से ऑप्शन संख्या ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कर रहा है आपका 57 नंबर। 57 नंबर कर रहा है कि यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता का क्या है? इकलौती पुत्र है, तो नवीन का मोहन से क्या संबंध हो जाएगा? तो वो आपका जो संबंध होगा वो क्या संबंध हो जाएगा? तो भांजा का संबंध हो जाएगा। किसका? तो भांजा का। अगला क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है, 58 नंबर कि रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ जाता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं की ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है, अब उसकी दिशा कौन सी है? तो सबसे पहले इस दिशा वाला में क्या है? ये आपका नॉर्थ होता है, ये होता है आपका साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, यानी कि ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, अब कह रहा है कि रमन पश्चिम की दिशा से, यानी कि मान लिया बिंदु ए है, ये पश्चिम की ओर चलता है, किधर? इस साइड चलता है। ठीक है, पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है ना, पश्चिम की ओर कितना चलता है? तो 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है, अब वो बाईं तरफ मुड़ जाता है, यानी कि कहाँ? नीचे मुड़ जाता है। और कितना चलता है? कितना चलता है? नीचे मुड़ जाता है, कितना चलता है? नीचे मुड़ जाता है, कितना चलता है? तो 15 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वो बाईं मुड़ जाता है,
और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, तो इसका दूसरा हो जाएगा पूर्व। कौन हो जाएगा, पूर्व की ओर, जो कि ऑप्शन संख्या सी में दे रखा है। कितना में दे रखा है, ऑप्शन संख्या सी में। तो 58 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्या कर रहा है, 59 नंबर आपका कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें, श्रेणी को पूर्ण करें। निम्न विकल्पों में से एक का चयन करके श्रेणी को क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक है, तो श्रेणी को क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, ए 9 डी दे रखा है। ए के लिए कितना होता है, एक के लिए कितना होता है, एक ए के लिए कितना होता है 9, और डी के लिए कितना होता है, यहाँ पे डी के लिए होता है 4। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 3, 4 - इसको 4 - इतना का लिख सकते हैं। जैसे देखिए, 4 - 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, जो कि 9 के बराबर है। ठीक है, ये फॉलो करता है। फिर देखिए कितना लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ जी 25L लिखा हुआ, जी 25L। ठीक है, जी के लिए कितना होता है, तो जी के लिए होता है आपका 7, जी के लिए कितना होता है 7, और एल के लिए कितना होता है 12। ठीक है, तो इसको फिर लिख सकते हैं 12 - 7 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर, 12 - 7 की जगह तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर की जगह तो 25। बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगला है क्या है, T36Z है। क्या है, T36Z। जेड के लिए कितना होता है 26, जेड के लिए कितना होता है, जेड के लिए कितना होता है 26। ठीक है, और टी के लिए कितना होता है, टी के लिए होता है 20। ठीक है, अब देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 26 - 20 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो अगला पूछा जा रहा है, उस हिसाब से देखिएगा तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, U1 और भी, U1 भी। यू कितना होता है दोस्तों, यू आपका 21 होता है, यू कितना होता है 21 होता है, और भी कितना होता है, भी होता है आपका 22। भी क्या होता है, 22, भी होता है 22। अब देखिए 22 - 1 की, 22 - 21 कीजिएगा तो कितना बचेगा, एक एक स्क्वायर कीजिएगा तो एक, तो इसका सही उत्तर क्या देगा, ऑप्शन में क्या, सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर कह रहा है कि यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय कितना हो जाएगा, तो जो वास्तविक समय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12:20। कितना हो जाएगा, 12:20। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 61 नंबर। अगले 61 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो वो आपका होता है इसमें ऑप्शन संख्या डी में, अमोनिया और नाइट्रोजन में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे 62 नंबर क्या कर रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना था, तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा को कम करना था, तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की, किसी ग्रीन हाउस गैस की। याद रखिएगा, तापमान नियंत्रण के संबंध में दिसंबर 1997 में क्योटो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यूरोप के प्रत्येक देश को 8% यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को 7%, जापान को 6% ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कम करने को कहा गया। इस गैस की मात्रा में औसतन 5.2% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था, याद रखिएगा, लागू लागू कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 16 फरवरी को, 16 फरवरी 2005 को, 16 फरवरी 2005 को, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 63 नंबर। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, 63 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का स्तूप, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि उत्पादकों से प्रत्येक उपभोक्ता स्तर पर कुछ मात्रा धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा 64 नंबर। 64 क्या करे कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के कास्ट का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा बिलो के, किसका, तो बिलो का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 65 नंबर की भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपको याद होगा कमल है। क्या है दोस्तों, कमल है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो, निलंबो न्यूसीफेरा। क्या, निलंबो न्यूसीफेरा, क्या, न्यू न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है तो निलंबो न्यूसीफेरा। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 66 नंबर की, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो याद रखिएगा अरस्तु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, अरस्तु। अगला क्वेश्चन कर रहा है 67 नंबर की, निम्न में से कौन सा एक पुट फल है, निम्न में से कौन सा एक पुट फल है, तो याद रखिएगा पोम। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर पोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 66 नंबर की, कीट भक्ष्य, क्या, कीट भक्षी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो पक्षी, क्या, कीट भक्षी पादप का उदाहरण जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा नेप्थेनीज हो जाएगा। नेप्थेनीज। 68 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी।
अगला क्वेश्चन 69 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही था। याद रखिएगा दोस्तों, समाप्त तो कर दिया था, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया था। आंशिक रूप से क्या कर दिया था, तो समाप्त कर दिया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार कंपनी के साथ बना था। ठीक है। अगला कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये गलत हो जाएगा, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे 70 नंबर का रहा है, 70 नंबर की एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, होता है 9.46 गुने 10 के पावर कितना होता है, 15 मीटर के बराबर होता है। लेकिन मीटर नहीं है, किलोमीटर में है, तो -3 कर दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर होगा 9 4 6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। कितना हो, 9.46 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन संख्या कितना में है, बी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें 71 नंबर। 71 नंबर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, तो न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या होता है, न्यूटन गति का तीसरा नियम होता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है। पहला क्वेश्चन 72 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, तो वो आपका हो जाएगा, वो आपका बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह सौर मंडल में वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। यह सौर मंडल का क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है। इसे वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैस पाई जाती है। यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं का रेडियो ऊर्जा भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा 73 नंबर, 73 नंबर। 73 नंबर क्या करे कि यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर, क्या 76 सेंटीमीटर से कम हो, तो पानी क्या हो जाएगा, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो, तो पानी तापमान पर उबले सेल्सियस से कम पर ही उबलना शुरू हो जाएगा। 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में क्या ये हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, 74 नंबर, कि सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 75 नंबर। 75 नंबर कह रहा है आपका कि पेयजल में निम्नलिखित में से किसका अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यानी पानी यानी पीने वाला जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण क्या ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो याद रखिएगा, वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन के, किस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के। पेय पदार्थ में नाइट्रोजन रसायन की अधिकता के कारण क्या होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ठीक है ना। यह प्रायः किसमें होता है, तो शिशुओं में होता है, जिसे त्वचा जिससे क्या होती है, स्किन यानी कि त्वचा कैसे हो जाती है, तो नीली हो जाती है। ठीक है ना। इस रोग के होने के कारण मुख्य कारण क्या होता है, प्रदूषित जल एवं रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो इसका होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो पीने का पानी अशुद्ध हो यानी प्रदूषित हो, और क्या हो तो हीमोग्लोबिन की अगर शरीर में कमी हो, तो आईसीयू में होता है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन का 76 नंबर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है, तो ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है, तो उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 77 नंबर, कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 77 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 77 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च, यानी ऑप्शन संख्या सी। याद रखिएगा, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में, कब, तो 1992 में हुए पर्यावरण एवं विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सबसे पहले जल दिवस के रूप में मनाने की पहल की गई थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 78 नंबर। कौन सा पूछ रहा है, 78। 78 नंबर क्या कहा है, 78 नंबर की मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो आपका हो जाएगा संतरा। किसके लिए, तो संतरा के लिए जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करें 79 नंबर की, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था, तो वो आपका किया था 1988 में। कब किया गया था, 1998 में। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले वन नीति का निर्माण कब हुआ था, तो 1894 में। 1894 में पहली बार वन नीति बनी थी, पहली बार। क्या बनी थी, पहली बार पहली बार वन नीति बनाई गई थी, वन नीति बनी थी। ठीक है। भारत जिसको 1952 तथा 1998 में संशोधित किया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है 80 नंबर की, नेफा क्या है, नेफा क्या है, तो नेफा याद रखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? फ्रंटियर, 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 फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजेंसी, AGENCY, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका सही तरीका जाएगा सी का हो जाएगा सी। याद रखिएगा बेटी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 81 नंबर, 81 नंबर क्या है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो पशुओं की रेड सिंधी, क्या रेड सिंधी नस्ल किससे है? तो गाय से संबंधित है। किससे? तो सही तरह से बी हो जाएगा, गाय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 82 नंबर, 82 नंबर क्या कह रहा है? 82 कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा। दूसरा है 83 नंबर, 83, 83 कह रहा है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? लोनावाला क्या कर रहा है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा, लोनावाला जो जल विद्युत संयंत्र है वो आपका कहाँ है? तो वो आपका है महाराष्ट्र में। लोनावाला विद्युत जल संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 84 नंबर की भारत में परमाणु ऊर्जा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। कब हुई थी? 1948 में। याद रखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक, भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा जी थे। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा जी। कौन थे? होमी होमी जहांगीर, जहांगीर भाभा जी। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा जी के प्रयासों के स्वरूप हुआ था 10 अगस्त 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, और 3 अगस्त 1954 ईस्वी से परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। ठीक, तो इसको भी याद में रखेगा। मुंबई के निकट बॉम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र का नाम क्या है? तो अप्सरा है, अप्सरा। तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र का नाम क्या था? अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु विद्युत गिरी 1969 में कहाँ बना था? तो 1969 में ये भी मुंबई में बना था। कहाँ बना था? तो मुंबई में ही बना था। मुंबई में कहाँ बना था? तो तारापुर में। कहाँ बना था? तो तारापुर में। तो इसको भी ध्यान में रखिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 85 नंबर कि नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस में? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन आपसे पूछा 86 नंबर कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी। कौन सा हो जाएगा? अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 87 नंबर, क्या कह रहा है? 87 नंबर, 87 नंबर कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया। कागज के टुकड़ों को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ये कागज का टुकड़ा को मोड़ा गया है। क्या? एक कागज के टुकड़ा को वो निम्न तरह से मोड़ा गया है और दिए गए विकल्प के अनुसार इसे काट भी दिया गया। ठीक है, दिए गए विकल्प के अनुसार क्या? इसको काट भी दिया गया। कागज के टुकड़े को खोलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, यही बताना है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कैसा दिखाई देगा? तो बी की तरह दिखाई देगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से करें। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है? 88 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर कर रहा है कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक के सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्याएं लिखी गई? कितनी संख्याएं लिखी गई? सबसे पहले हम बात करते हैं कि 50 से 99 कितनी? 50 से 99, 50 से 99 के बीच, 99 के बीच बीच कुल संख्या कितना हो जाएगा? कुल संख्या कितना हो जाएगा? टोटल 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 50 से 99 के बीच में, तो 49 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसी संख्या क्या? ऐसी संख्या 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 जिसमें क्या? जिसमें 2 और 7, जिसमें 2 और 7 का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग प्रयोग हुआ हो वो संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52, फिर 57, 62, 62 हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा आपका 67, 62 क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 67, 7, फिर 72, 73, फिर 74, 75, फिर आपका 76, 77, 78, 79, कितना हो जाएगा? 79, 79, फिर आपका हो जाएगा 82, 87, 92 और 97। तो टोटल कितनी संख्या हो जा रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 संख्या के एक ऐसी 17 संख्या है जिसमें 2 और 7 का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और टोटल 50 से 99 के बीच में कुल संख्या कितनी है? तो 49 है। कितनी है? 49। और जिसमें से और 49 संख्याओं में से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 2 और 7 का प्रयोग हुआ है? तो 17।
17। तो जब कुल में से जब 17 घटा देंगे, 17 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 32 ऐसी संख्या बचेंगी जिसमें 2 और 7 का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 90 नंबर कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 90 नंबर की एम बराबर 13 है। क्या दे रखा है? एम बराबर 13 और पी एन बराबर कितना दे रखा है? पी एन बराबर दे रखा है 35। तो होटल HOTEL होटल बराबर पूछ रहा है क्या? देखिए, पी का मान कितना होता है? पी का मान आपका कितना होता है? पी का मान होता है 16। पी का मान कितना होता है? 16। ई का मान कितना होता है? तो ई का मान होता है 5। और एन का मान कितना होता है? 14। 14 तो जोड़िएगा तो 5 4 9 9, 9 6 15 के 5 हाथ में एक, एक का एक दो, दो एक तीन, 35 कितना आ रहा है? 35। तो होटल का मान जोड़ना है। एच का मान कितना होता है? एच का मान होता है 8। ठीक है। ओ का मान कितना होता है? ओ का मान होता है 15। ओ का मान कितना होता है? 15। और टी का मान कितना होता है? 20। ई का मान होता है 5 और एल का मान कितना होता है? 12। ठीक है, इस सबको जोड़िएगा, कितना आ जाएगा आपका? 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 8 20 की सोना हाथ में हो जाएगा आपका 2। एक और 2 3, 3 1 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60, जो कि ऑप्शन संख्या कितने दे रखा है? बी में। तो 90 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 91 नंबर। 91 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न श्रेणी में दाईं ओर से आठवें और दाईं ओर से आठवें और दाईं तरफ से चौथा अवयव कौन सा होगा? तो 91 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 92 नंबर। अगला क्वेश्चन 92 नंबर का रहा है। 92 नंबर कि किस लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्च और सितंबर का। किसका? मार्च और सितंबर का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 93 नंबर कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो वो आमाशय करता है। कौन करता है? आमाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपसे अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 94 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 94 नंबर। 94 नंबर कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास ए बी, अर्धवृत्त का व्यास ए बी यदि ए क्यू बराबर 2 AB हो तो निम्नलिखित में सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। ठीक। अगला क्वेश्चन 95 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि कितना दे रखा है? 880 मीटर। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? तो वृत्त की परिधि दे रखा है, वृत्त की क्या दे रखा है? वृत्त की परिधि दे रखा है। क्या दे रखा है भैया? वृत्त की परिधि, परिधि कितना दे रखा है? आपका दे रखा है 880 मीटर। कितना दे रखा है? 880 मीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 880। 2 पाई के जगह 22/7 लिख सकते हैं। ठीक है, बाई पाई का मान रख देंगे। आर इक्वल टू, आर को आर रहने देते हैं, कितना हो जाएगा? 880। ठीक है, जब 22 से काटेंगे 880 को तो 40 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है ना, 2 को जब काटेंगे 40 से तो 20 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा R/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 यानी 140 मीटर। कितना हो जाएगा? 140 मीटर। ठीक है, लेकिन पूछा गया आपका व्यास। जब जो त्रिज्या को मिला देंगे आपस में, क्या किसी भी वृत्त की, किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है क्या होती है? तो परिधि के आधा होता है। तो परिधि के आधा होता है तो 2R बराबर क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2R बराबर क्या हो जाएगा? परिधि। 2R बराबर परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि। परिधि बराबर लिख सकते हैं 2R। और 2R बराबर 2R, तो 2 की जगह 2 लिख देंगे। R का मान कितना है? 140। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280। 280 मीटर, जो कि ऑप्शन संख्या किस में देखा है? डी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 96 नंबर कि यदि ए बी और सी गुणोत्तर श्रेणी है तब लॉग ए लॉग बी और लॉग सी का मान कर रहा है क्या? लॉग ए लॉग सी, लॉग ए लॉग बी और लॉग सी का मान किसमें होगा? तो वो क्या हो जाएगा आपका? समानांतर श्रेणी में। ऑप्शन का क्या हो जाएगा? ए, समानांतर श्रेणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि यदि ए तथा बी क्रमशः असमीकाय 5x+2, क्या 5x+2 लेस देन 8x-1 तथा 7x-2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 × x+6 है, जहाँ ए एक्स और एन का हल समुच्चय है। तो समुच्चय क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 97 का, जो 97 जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कितना नंबर? 98, 1980 2p/p² - 2p+1 = 1/4। तो p+1/p का मान बताना है। p+1/p का मान बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कितना मान दे रखा है? कितना मान दे रखा है? क्या दे रखा है? 2p। क्या दे रखा है? 2p। और नीचे में दे रखा है p² - 2p+1 कितना बराबर है? अपॉन 1/4 दे रखा है। ठीक है,
तो आपको बताना है क्या है, p प्लस वन अपन पी का मान, p प्लस वन अपन पी का मान आपको बताना है। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2p को 2p रहने देते हैं। अगर यहाँ पे हम p कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा p माइनस, यहाँ से p को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2 प्लस 1/p बचेगा, ठीक है। 1/p अब बराबर कितना हो जाएगा 1/4। देखिए इस p से इस p को काट देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा 2/p माइनस 2 प्लस 1/p, 1/p इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या बचेगा p माइनस 2 प्लस 1/p बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। अब देखिए, अब इधर माइनस का 2 है तो उधर उधर भेजेंगे तो प्लस p 1/p बचेगा, और 8 प्लस क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 8 प्लस 2, तो p प्लस 1/p का मान कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, जो कि सही उत्तर कितना ऑप्शन से क्या हो जाएगा 98 का डी, 98 का हो जाएगा सही उत्तर डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितना नंबर, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 99 नंबर की। एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटी समान घनों में काटा जाता है, ठीक है। 64 छोटी समान घनों में काटा जाता है। इस घन को 64 छोटी समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। लाल रंग नहीं तो क्या कर रहा है, बिना रंगे घनों की संख्या बताना है। किसका, बिना रंगे रंगे घनों की संख्या बताना है। क्या, घनों की संख्या बताना है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एन और माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है, ठीक है। एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है, ठीक है। 4 माइनस 2 का होल क्यूब, 4 में से 2 जगह 2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का होल क्यूब कीजिएगा तो 8, जो कि ऑप्शन का किस में दे रखा है, बी में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 100 नंबर कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।